पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, हेमराग। वहाँ के लोग सीधे साधे थे और प्रकृति की पूजा करते थे। गांव में एक 18 वर्षीय लड़का रहता था, आदित्य। वो बाकी बच्चों से अलग था, शांत, गंभीर और हमेशा किसी रहस्य की तलाश में रहता। एक दिन आदित्य अपने दादाजी की पुरानी किताबें देख रहा था। तभी उसे एक टूटे हुए पन्ने पर एक नक्शा मिला जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे। अरे ये क्या मंत्र कैसे हैं? ये अलौकिक दरवाजा क्या होता है? उस नक्शे को देख आदित्य का उत्साह बढ़ गया। तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी उसे बचपन से ही किसी अलौकिक द्वार की कहानी बताते थे जिसे सिर्फ सच्चा बच्चा ही पार कर सकता था। तो बस अब आदित्य ने तय कर लिया था कि वो इस नक्शे को पढ़कर उस गुफा को ढूंढ निकालेगा। अगली सुबह आदित्य ने नक्शे की बात अपने दोस्त तने और पाखी को बता दी। क्या अलौकिक दरवाजे की गुफा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई गुफा होती है। हाँ, मुझे भी नहीं, पर आदित्य बोल रहा है तो बात सच ही होगी ना? सच होगी नहीं, सच ही है और मैं उस गुफा को ढूंढ कर निकालूंगा। तो बोलो, इस मिशन में तुम दोनों मेरा साथ दोगे कि नहीं? हाँ, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। आखिर गांव का रहस्यमय गुफा ढूंढने के लिए बच्चे निकल पड़े। तीनों दूसरे दिन नक्शे के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ता कठिन, पर तीनों साहसी थे। घंटों चलने के बाद उन्हें वो गुफा मिली जैसी नक्शे में थी। उसके मुंह पर एक शिलालेख था, जो सत्य, साहस और करुणा से भरा हो वही द्वार पार कर सकता है। अब क्या करें दोस्तों? क्या मतलब क्या करें? चलो अंदर चलते हैं। लेकिन इस पर जो लिखा है उस हिसाब से तो हम तीनों में ये गुण होने चाहिए, तभी हम इसे पार कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम तीनों एक साथ इस रहस्यमय गुफा को ढूंढते हुए आ तो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम साहसी हैं। और रही बात सत्य और करुणा की, तो मुझे लगता है कि ये गुण हम तीनों में है। इसलिए चलो चलते हैं। आदित्य की बातों से तने और पाखी का हौसला बढ़ा। उस दरवाजे के सामने तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगे और चमत्कार हो गया। गुफा का दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त अंदर गए और जैसे ही वो अंदर गए, उनकी आंखों के सामने अजीब रोशनी चमकी और एक पल में वो एक नई दुनिया में थे। वहाँ पेड़ बोलते थे, नदियाँ गाती थी और आकाश में 3 चंद्रमा चमकते थे। आदित्य, ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसा है। वो तीनों इस जादुई दुनिया को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज आई। आखिर तुम सब आ ही गए। तुम्हें इस अलौकिक दरवाजे ने ही तो चुना है। अरे ये आवाज कैसी? जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जादुई पेड़ उनसे बात कर रहा था। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि हमें चुना गया है? क्योंकि इस दुनिया को काल रात्रि नाम का एक भयानक अंधकार निगल रहा है। ये दुनिया पक्षियों और अन्य जीवों के लिए बनाई गई थी, लेकिन काल रात्रि राक्षस ने इस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से ये दुनिया दूषित हो रही है और धीरे धीरे नष्ट हो रही है। क्या सच में? हाँ, लेकिन आज इतने सालों बाद तुम तीनों ने इस दरवाजे को पार किया है। इसका मतलब काल रात्रि का अंत होने को है। तुम तीनों समझदारी और इकट्ठे होकर इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें बस उस काल रात्रि की गुफा को ढूंढकर उसे नष्ट करना है। उस जादुई पेड़ की बात सुनकर आदित्य, पाखी और तने तीनों ही काल रात्रि के गुफा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता उनके लिए कठिन था, लेकिन गुफा की ओर निकलने से पहले जादुई पेड़ ने उन तीनों को 3 अलग अलग मंत्र दिए थे, जिससे रक्षा शस्त्र बनाया जाता था। जादुई पेड़ की बात सुनकर आदित्य और उसके दोस्त गुफा की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि काल रात्रि के सेवक उन पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी क्षण उन्हें रोक सकते थे। तभी यात्रा के दौरान एक रहस्यमय लड़की मिली, निशा। उसने कहा कि वो भी उनकी तरह काल रात्रि का अंत करने निकली है। तो तुम्हारा कहना है कि तुम भी हमारे साथ हो? हाँ। लेकिन हम तुम्हें जानते नहीं हैं, फिर हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? आदित्य की बातों से निशा हड़बड़ा गई। आदित्य को क्या जवाब दिया जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए, जिसे देखकर तने को उस पर दया आ गई और सबको समझाकर अपनी टीम में उसे शामिल कर लिया। तुम सबका धन्यवाद, तुमने मुझे इस टीम में शामिल करके मेरा काम और आसान कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अब हमारी भी दोस्त हो, है ना दोस्तों? तने की बात पर आदित्य और पाखी ने हामी तो भर ली थी, लेकिन ना जाने क्यों पाखी को निशा पर शक था।
उसे बार बार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखते ही देखते दिन बीतते गए और निशा तने के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी, मानो वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। आदित्य, ये निशा तने के साथ कुछ ज्यादा ही घुल गई है ना? हाँ, हमें जरा बच कर रहना चाहिए। पाखी के साथ आदित्य को भी निशा पर शक होने लगा था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। निशा ने तने को अपने वश में कर लिया था। काल रात्रि की गुफा के पास पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तने कमजोर पड़ने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया, जिसके कारण काल रात्रि की गुफा खत्म होने के बजाय खुल गई। आखिरकार मेरा काम पूरा हो ही गया। मैंने कर दिखाया। मैंने तुम्हें रोक दिया और काल रात्रि को मुक्त कर दिया। मतलब तुम हो कौन? काल रात्रि की सेविका हूँ जो यहाँ तुम्हें रोकने आई थी। निशा की बात सुनकर सब दंग रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब अंधकार चारों ओर फैल चुका था। निशा वहाँ से भाग निकली थी। आदित्य, तने और पाखी को विश्वासघात से ठेस पहुँची थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? काल रात्रि का अंधकार तो फैल चुका है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। हम अभी भी जीत सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आदित्य की बातों से सबका हौसला बढ़ गया। तीनों ने आंखें बंद करके फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवाएं तेज होने लगी। आसमान से एक रोशनी आदित्य, पाखी और तने पर पड़ी। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो देखा आदित्य के हाथ में एक दिव्य रक्षा शस्त्र था, और उस शस्त्र को पाते ही आदित्य ने उसे अपनी जी जान लगाकर काल रात्रि के गुफा पर फेंक दिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि काल रात्रि की गुफा टूटकर बिखर गई। उसकी छाया मिट गई। हम जीत गए दोस्तों। तीन दोस्त मिलकर अपनी जीत मना रहे थे। तभी वो जादुई पेड़ फिर से प्रकट होकर बोलता है, शाबाश बच्चों, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय और एकता से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। वृक्ष देवता की बात सुनकर तीनों खुश हुए। आखिर आदित्य, तने और पाखी वृक्ष देवता का आशीर्वाद लेकर हिमराग गांव लौट आए। गर्मियों की दोपहर में गांव के चौराहे पर कुछ किसान बैठे हुए थे। उन सब के चेहरे पर चिंता और थकान झलक रही थी। जमींदार के गुंडे गांव में घूम रहे थे। अशोक एक कोने में अपनी पत्नी लीला से बातें कर रहा होता है। लीला, ये भैरव सिंह हमारी जान तक ले लेगा। जमीन छीनकर वो क्या करेगा? जब खेतों में कुछ उगेगा ही नहीं तो उसका लालच किस काम का? अशोक, क्रोध से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी जमीन बचाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। कैसा तरीका लीला? बारिश नहीं हुई, फसल नहीं उगी, हमारी बंजर जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। अब इस गांव में रहना मौत को बुलाने जैसा है। तभी गांव के मुखिया रामदास पास आते हैं। अशोक, तुम सही कह रहे हो। भैरव सिंह ने गांव को नर्क बना दिया है। लेकिन बेटा, अगर तुम जैसे लोग भी हार मान लोगे तो इस गांव का क्या होगा? मुखिया जी, मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत और हिम्मत है अशोक, ये मत भूलो। अशोक चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल और गुस्सा साफ दिखाई देता है। अगले दिन अशोक थका हुआ जंगल के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। अचानक उसे पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी का सहारा लिए धीरे धीरे अशोक के पास आता है। क्या सोच रहे हो बेटा? आप कौन हैं और इस वीरान सी जगह में क्या कर रहे हैं? मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा खोया हुआ नहीं हूँ। लगता है तुमने जिंदगी से हार मान ली है। हारता वही है जिसके पास कुछ बचा ना हो। मेरी जमीन बंजर है, मेरा परिवार भूखा है